क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है? तो ये वीडियो देख के आप समझ पा रहे होंगे कि इतने चौड़े चौड़े हाईवेज बने हुए हैं पूरी दुनिया में, और हमारे घर के सामने जो रोड है वो भी चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि सड़क पे जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी संख्या में बेइंतहा बढ़ोतरी होती जा रही है। करोड़ों की संख्या में रोज गाड़ियां सड़क पे नई गाड़ियां उतरती हैं और लंबी दूरी तय करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इस तरह से आप किसी भी हाईवे को आप देखेंगे कि वो हमेशा व्यस्त नज़र आता है। हाईवे को क्रॉस करना बहुत मुश्किल समझ में आता है। तो इससे ये पता चलता है कि मोटर इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर अपने बिजनेस को तलाशा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग इसी क्षेत्र में मोटर से संबंधित, मोटर इंश्योरेंस से संबंधित बातें करेंगे और इस इंडस्ट्री में क्या है संभावनाएं, जैसे कि उन्हें तलाशने की कोशिश करेंगे और इस बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं, किनसे संपर्क करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा या कौन सा प्रिपरेशन करना होगा, किस तरह की तैयारी करनी होगी। तो इन सभी का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो मेरा नाम है श्याम और हमारे ऑफिस का नाम है फंड हाउस, और फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। शेयर ब्रोकिंग हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस में हेल्थ हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या मोटर इंश्योरेंस। तो ये वीडियो खास करके मोटर इंश्योरेंस के हमारे जो एसोसिएट्स हैं उनको नॉलेजेबल करने के लिए, उनके लिए एज ए ट्रेनिंग वीडियो के रूप में ये वीडियो बनाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से मोटर इंश्योरेंस की सारी बारीकियों को अच्छी तरीके से समझेंगे और इस इंडस्ट्री में अच्छा आप अर्न कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं कि भारत में कौन कौन सी दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं या बिकती हैं। तो इस तरह से सबसे पहला जो प्रिपरेशन है उन कंपनियों के बारे में जानना जो यहाँ गाड़ियां बेचती हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज, ये येलो कलर की, ये ब्लू कलर की BMW, और ये फिरारी है। आज की डेट में ये इंडियन कार हो चुकी है। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर है। तो ये सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं। आपको कुछ और कंपनियों के बारे में जानना चाहिए, जैसे मित्सुबिशी, टोयोटा, बेंटली, ऑडी, हुंडई, लेक्सस, निशान, वॉल्क्सवैगन, और इसके अलावा भी होंडा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, निशान, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड टाटा, जो कि भारत की कंपनियां हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड में गाड़ियां सप्लाई करती हैं या बेचती हैं। तो आइए समझते हैं कि मोटर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें किस किस तरह का प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और इस मोटर इंश्योरेंस बिजनेस की सबसे खास बात बताता हूं कि यह बिजनेस फ़ोन से आप कर सकते हैं और पूरे अपने देश में बिजनेस कर सकते हैं। कस्टमर हमारे कहीं पे भी हो, हम उनकी पॉलिसी बना सकते हैं और बस आपको डायरी मेंटेन करना है, कस्टमर को टाइम पे इन्फॉर्म करना है और हमारे से कम्युनिकेशन बनाए रखना है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या मूल बातें हैं जो हमें पॉलिसी बनाने के समय या क्या क्या हमें जानना चाहिए, तो ये बिजनेस हमें स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको किसी भी तरह की डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रॉफिट पर ईयर 100% तक बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, यह एक ऑनलाइन इंडस्ट्री हो चुका है। आज की डेट में किसी भी तरह का पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में मैंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहां मोटर इंश्योरेंस से शुरुआत करना बेहद आसान है। कौन सी कंपनी है मोटर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं इंडिया में, उसके बारे में आप सबसे पहले जानें। तो यहाँ आप देख रहे हैं बजाज जनरल इंश्योरेंस जो सबसे पहले है, भारतीय एक्सा, रिलायंस जनरल, ये तीनों प्राइवेट कंपनियां हैं। इसके बाद है ओरिएंटल इंश्योरेंस, सरकारी कंपनी है। ICICI लोम्बार्ड प्राइवेट कंपनी है। रॉयल सुंदरम प्राइवेट कंपनी है। यूनाइटेड इंश्योरेंस सरकारी कंपनी है। नेशनल इंश्योरेंस जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का लोगो,
सरकारी कंपनी है। उसके बाद है फ्यूचर जनरली प्राइवेट कंपनी है, चोला एमएस प्राइवेट कंपनी है, एचडीएफसी अर्गो प्राइवेट कंपनी है, टाटा एआईजी प्राइवेट कंपनी है, इफ्को टोक्यो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद का जो लोगो दिख रहा है आपको, द न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये सरकारी कंपनी है। उसके बाद भी कुछ कंपनियां दिख रही हैं, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ये भी प्राइवेट कंपनी है, एसबीआई जनरल ये भी प्राइवेट कंपनी है, और सबसे लास्ट में यूनिवर्सल सोमपो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये सारी कंपनियां हैं जो मोटर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनियां यहाँ पे इस पेज में दिख रहा होगा आपको, कोटक जनरल इंश्योरेंस, मैग्मा एचडीआई ये भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं। डिजिट ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, एडलवाइज जनरल ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जब भी आप इस क्षेत्र में काम करें तो किसी का भी पॉलिसी आप अगर बनाएं तो आपको जो पॉलिसी प्राप्त होगा प्रीवियस ईयर पॉलिसी, तो इन्हीं कंपनियों का ही होगा वो। तो आगे और बताएंगे कि उस पॉलिसी में कैसे देखना है, क्या देखना है, क्या चेक करना है, क्या नोट करना है, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि नॉर्मली पॉलिसी यहीं से बनाई जाती है। यही सब कंपनियां हैं जो भारत में सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस में आपको जानना है तो आपको IRDA रूल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर इन सेक्टर्स में काम करना है, एजेंसी लेना है, एजेंट बनना है, तो भी आपको IRDA द्वारा IC38 का जो एग्जाम होता है उसे क्लियर करना होगा, उसको पास करना होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में। खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है मोटर इंश्योरेंस के बारे में बताने के लिए, ताकि आप मोटर इंश्योरेंस को अच्छे से समझ सकें, क्या रूल्स हैं मोटर इंश्योरेंस के और कितने तरह की पॉलिसियां होती हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या रूल्स बनाया गया है, उन रूल्स के बारे में समझेंगे। मोटर पॉलिसी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, और पॉलिसी में किस तरह एड ऑन्स होते हैं या चार्जेस होते हैं या क्या टैक्सेस होते हैं, सभी के बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोटर इंश्योरेंस को आज अच्छी तरह से समझते हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। डियर एसोसिएट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग सीखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में और मोटर इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर्स वर्किंग इन इंडिया। ए है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, बी है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, और सी है जनरल इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मोटर पॉलिसी के बारे में। इसमें आता है प्राइवेट व्हीकल्स। तो प्राइवेट व्हीकल्स में टू व्हीलर जो बाइक हैं, स्कूटी हैं, वो आता है। और यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हैं टू व्हीलर्स के, जो ओला उबर में चलते हैं। तो जो हमारे घर पे हम यूज़ करते हैं स्कूटी या बाइक्स, चाहे वो 100 सीसी का हो, चाहे 150 सीसी का हो, 200 या बुलेट हो, तो ये टू व्हीलर व्हीकल्स हो गए। इसके बाद है थ्री व्हीलर्स व्हीकल्स, जो प्राइवेट व्हीकल्स में भी आते हैं और कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी आते हैं। और नेक्स्ट है फोर व्हीलर व्हीकल्स, जो प्राइवेट यूज़ भी है, उसका प्राइवेट यूज़ भी करते हैं, हम घर में रखते हैं, और कॉमर्शियल यूज़ में भी फोर व्हीलर्स आते हैं। तो ये प्राइवेट व्हीकल्स का पार्ट हो। भारत में जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें इन्हीं दोनों कैटेगरी में बांट के रखा गया है, प्राइवेट व्हीकल्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स। तो आज हम लोग समझेंगे कॉमर्शियल व्हीकल्स में कौन कौन से वाहन आते हैं। ऐसे वाहन जिसको बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आता है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स, गुड्स कैरिंग व्हीकल्स एंड अदर्स। तो इसे समझते हैं हम लोग। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स का वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PCV, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स, जिसमें पैसेंजर बैठाया जाता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें थ्री व्हीलर्स भी आते हैं जैसे ऑटो, और फोर व्हीलर्स भी आते हैं जैसे कार। इसमें भारत में चलने वाली हर तरह की कारें शामिल हैं। बसेज, जिससे पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, और ये कमर्शियल व्हीकल्स में आता है।
दूसरा है गुड्स कैरिंग व्हीकल्स। गुड्स मतलब सामान। गुड्स कैरिंग व्हीकल्स में ऐसे वाहन होते हैं जिसमें कि सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, जिसमें ट्रक होता है, छोटा हाथी हो, या 3 व्हीलर्स भी हैं उसमें, 4 व्हीलर्स भी हैं और ट्रक भी आते हैं इसमें। तो ये कॉमर्शियल व्हीकल्स के तहत आता है। और थर्ड इसमें है अदर्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लाइक ट्रैक्टर्स, एम्बुलेंस एंड कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट। तो ये जो अदर्स ऑप्शंस हैं ये भी कॉमर्शियल्स की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस पर्पस से ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रैक्टर, एम्बुलेंस और कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट मतलब जो कंपनी द्वारा, जैसे जेसीबी या बुलडोजर, ये सब कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कमर्शियल व्हीकल्स के तहत ही आता है, कमर्शियल इक्विपमेंट के नाम से इन्हें बोला जाता है। तो और ये कमर्शियल व्हीकल्स के तहत आता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप पॉलिसी कॉपी में आप कमर्शियल व्हीकल्स को देखेंगे तो उनका ये पूरा वर्ड यूज नहीं किया गया होगा, वहाँ इनके शॉर्ट फॉर्म यूज किए गए होंगे। जैसे पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के लिए पीसीवी, गुड्स कैरिंग व्हीकल के लिए जीसीवी एंड अदर्स। यही 3 ऑप्शन आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में दिखेंगे। तो इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी क्लाइंट से बात हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो वो पूछेंगे कस्टमर कि हमारे 2 व्हीलर व्हीकल का कितना इंश्योरेंस का रुपया लगेगा, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगा, या 4 व्हीलर का हो या बस का हो या ट्रक का हो, किसी भी व्हीकल का कितना प्रीमियम लगेगा। तो उसका जो उनका जो आंसर है उसको देने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनसे। हमें उनसे पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का स्कैन अपने व्हाट्सएप पे या मेल पे ले लेना है। उनके प्रीवियस ईयर पॉलिसी कॉपी हमें चाहिए। और तीसरा उनका क्लेम स्टेटस हमें देख लेना है कि क्या उन्होंने जो लास्ट ईयर जो पॉलिसी लिया है, क्या उस पॉलिसी में क्या उन्होंने कोई क्लेम भी किया है या नहीं, जो जिसका बेनिफिट उन्हें मिलता है एज ए डिस्काउंट। उस डिस्काउंट के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है कोटेशन निकालने के लिए। इसलिए यहाँ पे हेडिंग आप देख पा रहे हैं, डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर कोटेशन। रजिस्ट्रेशन स्कैन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कैन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरसी भी कहते हैं। सेकेंड है प्रीवियस ईयर कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी। कॉपी मीन्स इंश्योरेंस कॉपी जो उनके पास ऑलरेडी है। उसके बाद हमें जो बनाना है उसको बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। और तीसरा क्लेम स्टेटस। यहाँ पे याद रखने वाली ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर कस्टमर 2 व्हीलर का इंश्योरेंस बनवाना चाहते हैं या कार का चाहते हैं इंश्योरेंस बनवाना, या अपने बस का या अपने ट्रक का इंश्योरेंस बनवाना चाहते हैं, तो हमें ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। 2 डॉक्यूमेंट और एक स्टेटस मतलब जानकारी। 2 व्हीलर के लिए भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए, 3 व्हीलर के लिए भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए, 4 व्हीलर के लिए भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए, बस हो या ट्रक हो यही डॉक्यूमेंट हमें कोटेशन निकालने के लिए चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे स्कूल के बस के बारे में। तो स्कूल के बस में स्टूडेंट को या टीचर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, तो वो भी पैसेंजर व्हीकल्स के तहत ही आता है और कॉमर्शियल के लिए ही आता है। ये जो डॉक्यूमेंट के लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। छोटा सा लिस्ट है बट सबसे इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। मतलब स्कैन कॉपी ऑफ आरसी अगर क्लियर नहीं है तो आपको फिर से कस्टमर से डिमांड करने चाहिए कि स्कैन कॉपी क्लियर सेंड करें, ताकि उनका एक्यूरेट डिटेल्स पॉलिसी में जा सके। प्रीवियस ईयर पॉलिसी कॉपी अगर क्लियर नहीं है तो भी आपको फिर से वो पेपर डिमांड करने हैं। और क्लेम स्टेटस, मतलब ये तीनों डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर विजन होना चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे। इस लिस्ट में आप 2 डॉक्यूमेंट तो आप समझ पा रहे हैं कि स्कैन कॉपी चाहिए, लेकिन तीसरा जो है क्लेम स्टेटस, ये जस्ट कस्टमर से पूछना है कि क्या आपने प्रीवियस पॉलिसी में अपनी पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है क्या लास्ट ईयर। तो उनका जवाब हमें नोट करना है। तो उनका जवाब होगा यस, हाँ लिया है, या नो नहीं लिया है। इसे हमें नोट करके रखना है। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ मोटर पॉलिसी कितने होते हैं।
एक होता है फर्स्ट पार्टी पॉलिसी जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी, और दूसरा होता है थर्ड पार्टी पॉलिसी। तो थर्ड पार्टी पॉलिसी में सिर्फ जो ये एक नंबर पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी, सिर्फ इसके स्कैन से भी हम थर्ड पार्टी पॉलिसी का कोटेशन उन्हें दे सकते हैं या पॉलिसी बना सकते हैं। आइए अब डिटेल्स में समझते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। हमने एक नंबर पे आरसी उन कस्टमर से डिमांड किया था, तो आरसी मिलने के बाद हमें ये देखना है कि आरसी में ये सारे डिटेल्स क्लियर हैं या नहीं। इसमें पहले नंबर पे आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब गाड़ी का नंबर। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं DL01AB1234। तो जब भी हम इस तरह के रजिस्ट्रेशन नंबर या व्हीकल के नंबर को लिखेंगे, अगर 1 लिखना हो तो हम सिर्फ 1 नहीं ना लिख के 01 लिखेंगे, 5 लिखना हो तो 05 लिखेंगे। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर हमें लिखना है या देखना है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन ईयर, कौन से ईयर में इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तीसरे नंबर पे है एड्रेस, आरसी में क्या एड्रेस मेंशन्ड है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये गाड़ी कब बनाया गया है मैन्युफैक्चरर द्वारा। पांचवें नंबर पे देखेंगे क्यूबिक कैपेसिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीसी भी कहते हैं। 6 नंबर पे देखेंगे मेक, मतलब कौन सी कंपनी ने इस गाड़ी को बनाया है। जैसे कंपनीज हैं टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति मोटर्स, हुंडई या किया, या और भी बहुत से कंपनीज हैं जैसे स्कोडा है, BMW है, ETC, और भी बहुत से कंपनी हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है। 7वें नंबर पे है वेरिएंट, देखना है कि कौन से वेरिएंट में है। जैसे LXI मॉडल है, VXI मॉडल है या ZXI मॉडल है, या उसके मॉडल्स को देखना है। ये देखना कहाँ है, उनके आरसी पे। और इसके बाद देखना है हमें फ्यूल, कि कौन से फ्यूल से ये गाड़ी चलती है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी है, ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, या डीजल से चलने वाली गाड़ी है, या CNG से चलने वाली गाड़ी है, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। नेक्स्ट हमें देखेंगे कि कौन से रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस से यानी RTO से रजिस्टर्ड है, मतलब वो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड होगा वो गाड़ी, तो वो भी हमें देखना है। और 10th नंबर पे देखना है हमें चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये भी हमें नोट कर लेना है, या क्लियर विजन होना चाहिए उनके आरसी पे। और लास्ट में हमें देखना है कि क्या यह व्हीकल फाइनेंस की हुई है किसी बैंक द्वारा या किसी NBFC कंपनी द्वारा। तो इतने सारे डिटेल्स हमें आरसी से लेने हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पॉलिसी फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाना हो तो भी ये चाहिए डिटेल्स, या थर्ड पार्टी बनाना हो तो भी ये सारे डिटेल्स चाहिए। तो कोटेशन निकालने के लिए जो पहला नंबर है आरसी, उसके बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं ईयर पॉलिसी कॉपी में क्या क्या डिटेल्स हमें देखना है, क्या क्या हमें चाहिए डिटेल। यहाँ आप हेडिंग में देख पा रहे हैं टू बी चेक्ड इन प्रीवियस ईयर पॉलिसी कॉपी, मतलब जो कस्टमर से हम प्रीवियस ईयर पॉलिसी कॉपी मांगेंगे तो हमें उसमें क्या क्या डिटेल्स देखने हैं, किस तरह से समझना है उस पॉलिसी के बारे में। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि जब व्हीकल, कोई भी व्हीकल 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या कोई भी व्हीकल जब शोरूम से निकलता है, नई गाड़ी जब शोरूम से निकलती है, खरीदा जाता है जब उसे, अगर वो 2 व्हीलर है तो वो 1 साल का मिनिमम फर्स्ट पार्टी और 5 साल का मिनिमम थर्ड पार्टी पॉलिसी करके ही निकलता है या सेल किया जाता है शोरूम के द्वारा। 4 व्हीलर की बात करें तो 1 साल का फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी और 3 साल का मिनिमम थर्ड पार्टी पॉलिसी करके ही शोरूम से निकाला जाता है या सेल किया जाता है। तो उसके बाद अगर जब हम पॉलिसी बना रहे हैं तो ये चीज़ हमें देखना है कि वो पॉलिसी किस तरह की पॉलिसी है, थर्ड पार्टी पॉलिसी है। अभी 1 नंबर पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज पॉलिसी, देखना है आपको कि वो पैकेज पॉलिसी है या थर्ड पार्टी पॉलिसी है या बंडल पॉलिसी है। तो पैकेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी पॉलिसी और बंडल पॉलिसी के बारे में हम लोग आगे भी समझेंगे। तो कस्टमर के इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी में हमें सेकंड देखना है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब IDV, मतलब उस गाड़ी का कितना वैल्यू रखा गया है, और IDV इसे ही बोलते हैं।
इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। और अगर सपोज किसी गाड़ी का आईडीवी 5 लाख रखा गया था और इस साल जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो 10% उनके गाड़ी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। हर साल 10% गाड़ी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, किसी भी व्हीकल की बात करें तो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी का। तो अगर 5 लाख पिछले साल का उनका आईडीवी था तो इस साल उसकी गाड़ी का वैल्यू 4.5 लाख होगा। अगर 10 लाख गाड़ी का वैल्यू था तो इस बार उनकी गाड़ी का वैल्यू 9 लाख पे हम नेक्स्ट उनकी प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर कस्टमर फिर से फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बनाना चाहते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज पॉलिसी बनवाना चाहते हैं तो ही उनका प्रीवियस ईयर पॉलिसी चाहिए। अदरवाइज उन्हें अगर थर्ड पार्टी पॉलिसी बनवानी हो तो उनका प्रीवियस ईयर पॉलिसी कॉपी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आरसी से ही पॉलिसी बनाया जा सकता है। तो आगे बात करते हैं, 3 नंबर पे है एनसीबी एज पर करेंट पॉलिसी। मतलब पिछला पॉलिसी अगर फर्स्ट पार्टी बना है तो एनसीबी मतलब होता है नो क्लेम बोनस, और पिछले साल उन्होंने कोई किसी तरह का क्लेम नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उन्हें इस बार जो पॉलिसी वो बनवा रहे हैं तो उन्हें उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो कितना परसेंटेज बेनिफिट मिलता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद है 4th पोजीशन पे एड ऑन कवरेज। पिछली पॉलिसी में उन्होंने कौन कौन से एड ऑन कवरेजेस लिया है इनके बारे में डिस्कस करके उसे हम इस पॉलिसी में भी सजेस्ट कर सकते हैं कस्टमर को। एड ऑन कवरेज के बारे में भी विस्तृत में हम लोग आगे समझेंगे। और नेक्स्ट है 5 नंबर पे पॉलिसी एक्सपायर डेट। मतलब पॉलिसी जो बनता है वो नॉर्मली 1 साल का पॉलिसी बनता है, तो वो पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है, एक्सपायर डेट क्या है, वो पॉलिसी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो पॉलिसी अभी बनाएंगे तो वो पॉलिसी उस डेट के बाद से शुरू होगी। जैसे अगर उनकी कस्टमर की पॉलिसी 15 तारीख तक कंटिन्यू है और आज 10 तारीख है, 10 तारीख को पॉलिसी बनाई जा रही है, तो जो हमारे द्वारा पॉलिसी बन रही है ये पॉलिसी 16 तारीख से स्टार्ट होगी। पॉलिसी एक्सपायर डेट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम पॉलिसी बना रहे हैं, बनाने की कोटेशन निकाल रहे हैं, तो कस्टमर की जो पॉलिसी कॉपी है वहां से हम ये चेक कर लें कि क्या वो पॉलिसी अभी कंटिन्यू है या अभी वो एक्सपायर कर चुकी है। मान लीजिए वो पिछले महीने एक्सपायर कर चुकी है तो उसका भी डिटेल्स हमें नई पॉलिसी में इंटर करना है। अगर हमारे क्लाइंट को फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बनवानी है तो पॉलिसी एक्सपायर डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि पॉलिसी एक्सपायर डेट होने से पहले ही पॉलिसी को बनवा देना है या उन्हें कोटेशन देके, और पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद अगर पॉलिसी बनवाई जा रही है तो गाड़ी का या व्हीकल का फोटो या वीडियो बनाना होगा, उसे सबमिट करना होगा, जिसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकता है अंडरराइटिंग के दौरान, और उसके बाद ही पॉलिसी इशू होगी। तो इसमें अच्छा खासा समय लग सकता है, इसलिए पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले ही हमें कस्टमर को कांटेक्ट करके उन्हें कोटेशन देके और उनकी पॉलिसी को कंप्लीट करवा देनी चाहिए। तो डियर एसोसिएट्स, आशा करता हूँ ये सारे डिटेल्स आपको अभी तक समझ आ रहे होंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत ना हो। कुछ नोट करने वाली बात हो तो नोट भी कर सकते हैं इस तरह से। आगे हम सीखते हैं पैकेज पॉलिसी के बारे में, थर्ड पार्टी पॉलिसी के बारे में, बंडल पॉलिसी के बारे में, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के बारे में, आईडीवी के बारे में, नो क्लेम बोनस के बारे में मतलब एनसीवी के बारे में, एड ऑन कवरेज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम सीखेंगे मोटर पॉलिसी टाइप के बारे में। तो यहां सबसे पहले आप देख रहे हैं पैकेज पॉलिसी, इसे ही फर्स्ट पार्टी पॉलिसी कहते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें 1 साल का ओडी प्लस 1 साल का टीपी पॉलिसी होता है। अब ओडी सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं ऑन डैमेज, और टीपी थर्ड पार्टी कहा जाता है, थर्ड पार्टी पॉलिसी या ऑन डैमेज पॉलिसी बोलते हैं। ऑन डैमेज मतलब मेरी गाड़ी का जो डैमेज हुआ है अगर एक्सीडेंट के कारण या चोरी के कारण, तो उसे ऑन डैमेज बोला जाता है। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, या तो पैकेज पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के रूप में। तो फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में फिर से बता दूं आपको, गाड़ी का कवर होता है, चाहे 2 व्हीलर हो,
फोर व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो, उस गाड़ी का एक कवर होता है, एक आईडीवी होता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। तो उस गाड़ी का कवर होता है। चोरी हो जाने के केस में गाड़ी के मालिक को उतना रुपया कंपनी द्वारा पे किया जाता है। और प्लस 1 साल का जो टीपी के बारे में यहाँ पे जिक्र है, टीपी मतलब थर्ड पार्टी पॉलिसी, मतलब मेरी गाड़ी से अगर किसी थर्ड पर्सन का, अननोन पर्सन का किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसका वो जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी उसे देगी। थर्ड पार्टी का प्रीमियम गवर्नमेंट के पास जाता है बट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, और फर्स्ट पार्टी का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। अब आगे समझते हैं थर्ड पार्टी पॉलिसी के बारे में। जैसा मैंने बताया, थर्ड पार्टी पॉलिसी अगर किसी भी व्हीकल का किया हुआ है तो उसमें गाड़ी का कवर नहीं होता है, मतलब कोई भी आईडीवी वैल्यू नहीं होता है। थर्ड पार्टी मतलब हमारी गाड़ी के द्वारा किसी अन्य या अननोन गाड़ी का नुकसान हो जाए, या किसी की दीवार टूट जाए, या किसी थर्ड पार्टी पर्सन का नुकसान हो जाए, तो गवर्नमेंट इस तरह के कवर को पे करती है, बट प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिसीव किया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट का कहना है कि आप अपना ऑन डैमेज, अपनी व्हीकल का ऑन डैमेज पॉलिसी लें या ना लें, ये नुकसान करना आपके हाथ में है या नुकसान से बचना आपके हाथ में है, बट बाय गवर्नमेंट रूल्स आपको थर्ड पार्टी पॉलिसी अपनी व्हीकल का रखना मैंडेटरी है। ऐसा इसलिए भी है कि आपकी व्हीकल के द्वारा अगर किसी थर्ड पर्सन के एसेट्स का या उनकी गाड़ी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जिम्मेवारी भी आपकी होनी चाहिए। चूंकि पैकेज पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी के कंपैरिजन में थर्ड पार्टी का प्रीमियम कम लगता है, तो बहुत से क्लाइंट थर्ड पार्टी पॉलिसी करवाना चाहते हैं, बट हमें अपने क्लाइंट्स को ये सजेशन देना चाहिए कि उनकी गाड़ी के कम से कम 10 सालों तक वो फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बनाएं, ताकि उनकी गाड़ी का भी वैल्यू बना रहे और किसी भी तरह की क्षति पे उनको उसका क्लेम मिल सके। अब आगे समझते हैं बंडल पॉलिसी के बारे में। जब हम शोरूम जाते हैं और कोई व्हीकल खरीदते हैं, टू व्हीलर व्हीकल खरीदते हैं, तो जब इंश्योरेंस की बात आती है तो शोरूम हमें कहता है कि आप किस तरह की पॉलिसी लेना चाहेंगे। आप किस तरह की पॉलिसी लेना चाहेंगे, वो हमारे सामने 2 तरह का ऑप्शन रखते हैं, जैसे 1 साल का ओडी प्लस 5 साल का टीपी, या 5 साल का ओडी प्लस 5 साल का टीपी, ये टू व्हीलर के केस में। बट फोर व्हीलर के केस में वो हमारे सामने 1 साल का ओडी प्लस 3 साल का टीपी, या 3 साल का ओडी प्लस 3 साल का टीपी, ये दोनों ऑप्शन रखते हैं। लेकिन ओडी 1 साल का ओडी अगर हम लेते हैं तो हमारा प्रीमियम कम होता है बंडल पॉलिसी के केस में, तो हम जनरली पब्लिक या कस्टमर्स यही ऑप्शन चूज करते हैं। और यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट रूल्स है, ये एक नया रूल आया हुआ है कि जब भी कोई नई गाड़ी शोरूम से निकलती है तो कम से कम टू व्हीलर के केस में 5 साल का टीपी पॉलिसी हो, और फोर व्हीलर के केस में 3 साल का टीपी पॉलिसी कम से कम हो। लेकिन कुछ सालों पहले सिर्फ हमें 1 साल का ओडी प्लस 1 साल का टीपी, जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, इसी तरह की पॉलिसी मिल जाया करती थी। लेकिन आज की डेट में रूल्स बदले हुए हैं, गवर्नमेंट्स का ये नियम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे टू व्हीलर के केस में 1+5 मिनिमम, फोर व्हीलर के केस में 1+3, इस तरह से पॉलिसी चूज करना पड़ता है। आगे हम समझते हैं आईडीवी कैलकुलेशन के बारे में, मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के बारे में। मतलब जब हम न्यू कार या न्यू गाड़ी खरीदते हैं, किसी साल हमने खरीदा और उसका अगर वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो जब इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगा तो 5%, जब इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगी तो 5% वो डिप्रिसिएट हो जाएगा, मतलब 50,000 रुपया डिप्रिसिएशन, मतलब 9.5 लाख का आईडीवी इशू होगा उस गाड़ी के लिए। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो 10% वो डिप्रिसिएट कर जाएगा, मतलब 95,000 डिप्रिसिएट करने के बाद 8,55,000 का पॉलिसी बनेगा। फिर थर्ड ईयर की बात करें 2020 में तो 10% अगेन हर साल 10% का डिक्रीज करता हुआ, इसी तरह से 5वें साल देखेंगे 10% डिप्रिसिएट करने के बाद गाड़ी का वैल्यू सिर्फ 6,23,000 बचता है। तो इसी तरह से जब भी हम पॉलिसी अब बनाएंगे गाड़ी का,
जिस भी गाड़ी का आईडीवी, तो हमें लास्ट पॉलिसी से उनका आईडीवी देख लेना है, उसी हिसाब से 10% डिप्रिसिएट करते हुए चलना है। और ये फॉर्मूला सभी व्हीकल्स में लागू होगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ट्रक हो, बस हो, किसी भी वैल्यू की गाड़ी हो। इसी तरह से ये आईडीवी सिस्टम काम करता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू काम करता है। इसे हमेशा ध्यान में रखना है आपको। आशा करता हूं कि डिटेल्स जो बता रहा हूं आपको क्लियर हो रहे होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे नो क्लेम बोनस के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीबी भी कहते हैं। यहाँ पे 2 सिनेरियो बताए हुए हैं। पहले सिनेरियो में देखेंगे और दूसरे सिनेरियो में क्या अंतर है उसको भी समझेंगे। जैसे हमने अगर न्यू कार लिया है और नेक्स्ट ईयर जब हम रिन्यू कर रहे हैं और हमने कोई क्लेम नहीं किया है, तो हमें 20% का एनसीबी डिस्काउंट मिलेगा, प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड ईयर भी अगर हमने किसी भी तरह का क्लेम नहीं किया तो 35% का, फोर्थ ईयर भी किसी तरह का क्लेम नहीं किया तो 45%, फिफ्थ ईयर नो क्लेम बोनस हमें 50% मिलेगा, सिक्स्थ ईयर भी ये 50% रहेगा। और ये 50% डिस्काउंट हमेशा बना रहेगा जब तक कि हम फर्स्ट पार्टी पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी लेते जा रहे हैं और किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो 50% का डिस्काउंट बना रहेगा। तो ये पहला सिनेरियो है। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यू कार जब लिया गया और फर्स्ट ईयर जब रिन्यू कराया गया तो 20% का एनसीबी डिस्काउंट मिला, क्योंकि किसी भी तरह का क्लेम नहीं किया गया। सेकेंड ईयर भी 25% का डिस्काउंट मिला। लेकिन थर्ड ईयर अगर क्लेम कर दिया गया है, ये जो येलो लाइन दिख रहे हैं यानी कि क्लेम किया गया है, तो फोर्थ ईयर जब हम रिन्यू कराने को जा रहे हैं अपनी व्हीकल का, तो हमें कोई भी एनसीबी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, मतलब 0% डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह से फिफ्थ ईयर जब हम रिन्यू कराएंगे तो फिर से स्टार्ट से शुरू हो रहा है और 0 से 20, 25 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो एनसीबी डिस्काउंट मतलब कि अगर फर्स्ट पार्टी पॉलिसी का जो प्रीमियम है अगर वो 1000 रुपए है, तो यहाँ 20% कहने का मतलब हमें हमारा प्रीमियम सिर्फ 800 रुपए रहेगा। इस तरह से ये डिस्काउंट काम करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। जो एनसीबी डिस्काउंट होता है वो मैक्सिमम 50% तक ही होता है, चाहे वो पॉलिसी जितनी भी साल पुरानी क्यों ना हो जाए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमने कस्टमर से, क्लाइंट से उनकी आरसी और उनके ओल्ड इंश्योरेंस और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने कोई क्लेम किया था, अगर कस्टमर का जवाब हाँ है तो उनका प्रीमियम थोड़ा बढ़ के रहेगा, और वो कहते हैं कि हमने कोई क्लेम नहीं किया है तो उनका प्रीमियम डिस्काउंटेड रहेगा एज पर जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उन्हें कुछ दिनों में पता चल जाता है और पॉलिसी को कैंसिल भी कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। अब आगे समझते हैं एड ऑन कवरेज के बारे में। 2 व्हीलर पॉलिसी हो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या किसी भी तरह की पॉलिसी हो, पॉलिसी के साथ एड ऑन कवरेज का भी ऑप्शंस होता है। तो एड ऑन में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है जीरो डेप्रिसिएशन, बम्पर टू बम्पर, मतलब अगर हमारी कार है तो गाड़ी के आगे का बम्पर हो या गाड़ी के पीछे का बम्पर, तो पूरी गाड़ी का कवर इस जीरो डेप्रिसिएशन के द्वारा होता है, पूरी गाड़ी का कवर। और जो भी गाड़ी चलने के दौरान किसी भी तरह का डैमेज होने पे पूरी गाड़ी को कवर किया जाता है इस एड ऑन कवर के द्वारा। जैसे अगर एक्सीडेंट में अगर गाड़ी का शीशा टूट गया हो या दरवाज़ा टूट गया हो तो नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 1000 रुपये लमसम एक फाइल चार्ज करती है और पूरा जो सेटअप डिस्टर्ब हुआ है गाड़ी में उसे पूरा बदल के देती है या रिपेयर करके देती है। तो ये फ़ायदा है जीरो डेप्रिसिएशन का। उसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं करती है, वो 100% रिकवर करके फिर से गाड़ी के ऑनर को सौंपती है। अगर जीरो डेप्रिसिएशन ना हो और यही अगर शीशा टूट गया हो और गाड़ी का दरवाज़ा टूट गया हो या और भी किसी भी तरह का डैमेज हो गया हो, तो वहाँ पे 50% ही कवर
करती है, या अगर मान लीजिए कि 1 लाख का खर्च है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 50% ही पे करेगी, मतलब 50,000 रुपये पे करेगी रिपेयर करवाने के लिए, और 50,000 गाड़ी के मालिक को ही पे करना पड़ेगा। तो जीरो डेप्रिसिएशन हर पॉलिसी में, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हो तो बहुत अच्छा है, अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करना ही चाहिए। यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी जितने साल पुरानी होती है उसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उसे जो एक्सपेंसेस है वो पे करती है। जैसे अगर जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी अगर नहीं लिया गया है और वो गाड़ी 3 साल पुरानी है तो इंश्योरेंस कंपनी 70% पैसा उन्हें पे करती है और 30% गाड़ी के मालिक को पे करना पड़ता है। इसी तरह से 5 साल पुरानी गाड़ी है तो 50-50 का रेशियो इस तरह से बनता है। तो लगभग इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है, अप्रॉक्स 50-50 का रेशियो होता है जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी नहीं होने पर। अब अगले एड ऑन कवरेज के बारे में बात करेंगे, ये है रोड साइड असिस्टेंट। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। ये जो एड ऑन है ये भी हमें सजेस्ट करना चाहिए अपने कस्टमर्स को और अपने लिए भी रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम कभी हाईवे पे सफ़र कर रहे हो और हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए या पंचर हो जाए हमारी गाड़ी, या गाड़ी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, हमारी गाड़ी को कहीं टो करके ले जाना पड़े सर्विस सेंटर, तो इस तरह का जो भी अगर कोई इशू होता है तो हम कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस कंपनी को। वो हमारे लिए एग्जीक्यूटिव अरेंज करती है और हमें वो सपोर्ट करती है ताकि हम फिर से उस कंडीशन पे आ सकें जिस कंडीशन में हम चल रहे थे। तो इस तरह का रोड असिस्टेंट अगर एड ऑन हमने लिया है तो ऑन द हाईवे भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हमें ये सपोर्ट मिलता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं इंजन कवर। इंजन कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम गाड़ी लेते हैं शोरूम से तो जनरली इंजन कवर नहीं किया रहता है, इंजन को कवर नहीं करती है। इंश्योरेंस लेने के पर भी इंजन कवर एज ए एड ऑन लेना पड़ता है। इसका बेनिफिट तब मिलता है जब अगर हम बारिश के दिनों में पानी अगर चला जाए इंजन में और इंजन अगर हमारा सीज कर जाता है या किसी अन्य कारण से, तो भी हमें इंजन का कवर मिल पाता है रिपेयर होने के लिए, या किसी अलग परिस्थिति में बहुत बड़ा खर्च भी हो तो भी वो कवर हमें मिल जाता है। हमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है इंजन कवर भी, हमें अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आप देख पा रहे हैं की रिप्लेसमेंट कवर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमें गाड़ी के साथ 2 चाबियां दी जाती है। अगर हमारा एक चाबी गुम हो जाता है तो सबसे पहले हमें FIR करनी चाहिए पुलिस में, और उसके बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए। कंपनी हमें चाबी तो रिप्लेस करके देती है, लेकिन हमें हमेशा डर रहेगा कि एक चाबी हमारा गुम हो चुका है तो उस चाबी से हमारी गाड़ी चोरी हो सकती है कभी भी, या हमें नुकसान हो सकता है। तो कंपनी इसके लिए गाड़ी में जितने भी तरह के लॉक्स होते हैं, सारे लॉक्स और कीज सभी को चेंज करती है। अगर हमने ये कवर लिया हुआ है, अगर हमने की रिप्लेसमेंट कवर लिया हुआ है तो इससे इस तरह का बेनिफिट मिलता है। और अगर पूरे लॉक के सेटअप की बात करें तो इसमें कम से कम 25 से 50,000 रुपये तक का खर्च आता है अलग अलग गाड़ियों के मॉडल्स पे या इस तरह से। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कवर है। अगले कवर की बात करते हैं कंज्यूमेबल कवर के बारे में। इसमें क्या होता है कि गाड़ी के अंदर जो लिक्विड होते हैं, ग्रीस होते हैं, इंजन ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, या रबड़ के पार्ट्स होते हैं, या नट बोल्ट होते हैं, अगर एक्सीडेंट के कारण या किसी भी तरह से नुकसान होता है उन्हें, तो ये कवर नहीं किया जाता है अगर कंज्यूमेबल कवर नहीं लिया गया है तो इसका अगर हमें अलग से चार्ज करने को कहा जाता है। और अगर हमने कंज्यूमेबल कवर लिया है तो ये भी हमारा कवर्ड रहता है। इसके बाद करेंगे टायर कवर के बारे में। कभी कभी कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं कि जब चलती गाड़ी का टायर फट जाता है अचानक, या गाड़ी खड़ी हो और वहाँ से गाड़ी के चारों टायर चोरी हो गए हो या 1-2 टायर चोरी हो गया हो, इस तरह के केसेस आते रहते हैं। तो टायर कवर लेने से ये जो क्षति होता है गाड़ी का टायर का फट जाना या गाड़ी के टायर चोरी हो जाना, तो ये इनको कवर करता है और उससे जो क्षति होता है गाड़ी के मालिक को, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके बाद है इनवॉइस कवर। इनवॉइस कवर क्या होता है कि जिस इनवॉइस जब हम गाड़ी खरीदते हैं शोरूम से और हमारे इनवॉइस में जो गाड़ी का वैल्यू मेंशन रहता है, तो
4 साल 5 साल के बाद भी अगर हमारी गाड़ी का वैल्यू 10% डिप्रिसिएट होता जब वो 10 लाख से 6 लाख के लमसम होता है, अगर उस समय भी हमने इनवॉइस कवर अगर लिया हुआ है तो परचेज प्राइस जो है हमारा 10 लाख वो हमें मिलता है। 4-5 साल के बाद भी अगर ऐसा घटना हो जाता है जिससे हमारा गाड़ी 100% डैमेज हो जाता है तो भी हमें इनवॉइस कवर यानी कि 10 लाख रुपए हमें मिल जाता है। तो इनवॉइस कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट कवर होता है। तो ये सारे कवर एड ऑन कवरेज के तहत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे पीए ऑनर ड्राइवर। पीए मीन्स पर्सनल एक्सीडेंटल ऑनर ड्राइवर। तो पीए ऑनर ड्राइवर कवर में क्या होता है कि अगर गाड़ी के मालिक द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब मेरी गाड़ी है और मैं खुद चला रहा हूँ और एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी नॉमिनी को, मेरी फैमिली को 15 लाख रुपए पे किए जाएंगे। पीए ऑनर ड्राइवर कवर के लिए अलग अलग कंपनी रुपीज 325 से लेके 400 रुपए तक चार्ज करती है। इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं होता है। और आज के डेट में गवर्नमेंट ने भी पीए ऑनर ड्राइवर कवर लेने के लिए मैंडेटरी किया हुआ है। अगर हमारे पास 3 गाड़ियां हैं तो कम से कम एक गाड़ी में पीए ऑनर ड्राइवर कवर लेना चाहिए अगर मैं गाड़ियों को चला रहा हूं। इसके बाद आता है ड्राइवर कवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी गाड़ी है और मैंने ड्राइवर रखा हुआ है तो ड्राइवर के गाड़ी चलाते वक्त अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है और ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो गवर्नमेंट द्वारा ड्राइवर के फैमिली को 1 लाख रुपए पे किया जाता है, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपए चार्ज करती है। इसके बाद है अगला कवर पैसेंजर कवर। मतलब जब गाड़ी चल रही है तो उसमें पैसेंजर अगर बैठे हुए हैं, 4 पैसेंजर अगर बैठे हुए हैं तो उन पैसेंजर्स का भी कवर लिया जा सकता है, जिसमें पर पैसेंजर 50 रुपए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चार्ज किया जाता है। और अगर 4 पैसेंजर की बात करें तो 200 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ पर ईयर अगर दिया जाए तो ये कवर बना रहेगा। तो ये सारे एड ऑन्स, ये जो लास्ट के 3 कवर हैं ये गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाता है। यहाँ थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। ड्राइवर कवर में आप देख रहे हैं कि ₹50 पर लाख चार्ज किया जाता है। पैसेंजर कवर में 50 रुपए पर पैसेंजर 1 लाख का कवर होता है। और पीए ऑनर ड्राइवर के केस में 325 रुपए से अलग कंपनियां 350 और कुछ कंपनियां 375 रुपए भी चार्ज करती हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब पीए ऑनर ड्राइवर के बारे में समझा दें कि जिनके नाम से गाड़ी होती है अगर वही ड्राइव कर रहे हैं तो ये कवर उन्हें कवर करती है। इस तरह से पीए कवर उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर हस्बैंड के नाम से गाड़ी है और वाइफ चला रही हैं या वाइफ के नाम से गाड़ी है, हस्बैंड चला रहे हैं, तो उनके मिसहैपनिंग में ये नॉमिनी को पे नहीं होगा। गाड़ी के मालिक के द्वारा ही चलाया जा रहा है तभी पे होगा। और इसी को समझते हुए ये भी हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि जिनके नाम से गाड़ी है क्या वो गाड़ी चला रहे हैं। अगर हाँ तो ही उन्हें सजेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई भी लाभ नहीं है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी का डिटेल्स है। जो प्रीमियम होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, ये इसी तरह से दिखता है। लेफ्ट साइड ग्रीन साइड में आप प्रीमियम समरी देख रहे हैं और यहाँ पे मेंशन्ड है ऑन डैमेज और उसके नीचे मेंशन्ड है बेसिक ओडी। तो ये एक 2 व्हीलर पॉलिसी है। यहाँ पे 252 रुपीज़ ये बेसिक ओडी चार्जेस दिख रहा है और उसके नीचे टोटल बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम, उसके नीचे दिख रहा है लेस और उसके नीचे दिख रहा है डिडक्ट 20% फॉर एनसीबी। मतलब लास्ट ईयर पॉलिसी बनाया गया था फर्स्ट पार्टी और इस साल उसे रिन्यू किया जा रहा है और कस्टमर ने पिछले साल किसी भी तरह का क्लेम नहीं लिया है तो उन्हें लास्ट ईयर 20% का बेनिफिट मिला है। तो जब ये अपने नए कोटेशन में जब हम फिट करेंगे तो इस साल कस्टमर को 25% का एनसीबी बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 50 रुपीज़ का एनसीबी डिस्काउंट कस्टमर को मिला है और टोटल देखेंगे तो 201 रुपए ही उन्हें ऑन डैमेज का पे करना है। और आपको ये बता दें कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में बेसिक ओडी जो यहाँ 201 रुपया दिख रहा है, इसी का आपको कमीशन मिलता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी का कोई कमीशन नहीं होता है। और अब
हम अगर राइट पार्ट को देखेंगे तो लाइबिलिटी सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सेक्शन बी, लेफ्ट साइड सेक्शन 1 और राइट साइड है सेक्शन 2। तो यहाँ पे दिख रहा है बेसिक लाइबिलिटी TPPD, यहाँ पे दिख रहा है 1193 रुपए का, और टोटल बेसिक लाइबिलिटी प्रीमियम 1193 रुपए दिख रहा है। PA बेनिफिट सेक्शन 3, कंपल्सरी PA कवर फॉर ऑनर ड्राइवर, जैसा पहले भी हमने बताया था 375 रुपए यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं, जिससे कि गाड़ी के मालिक को 15 लाख का कवर मिलेगा अगर गाड़ी के मालिक अपनी ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और किसी भी तरह का मिसहैपनिंग हो जाने के केस में। उसके बाद आप देख पा रहे हैं लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर, इसके बारे में भी पहले बात हुई थी कि 50 रुपए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चार्ज किया जाता है, कवर गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, 1 लाख का कवर होता है पेड ड्राइवर के लिए। तो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं 1618 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। टोटल पैकेज प्रीमियम 1 + 2 + 3 1820 रुपए, जिसमें GST 9% का CGST है, SGST 9% का है, 164 टोटल प्रीमियम आ रहा है ये 2148। तो ये टोटल प्रीमियम पेबल आ रहा है 2148। तो इस तरह से प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। आपने लास्ट इमेज को देखा और आपने ओन डैमेज प्रीमियम को भी देखा, जो कि बहुत कम नजर आ रहा था, 201 रुपए नजर आ रहा था। लेकिन इस इमेज में आप देख रहे हैं बेसिक OD कवर 14,110 रुपए दिख रहा है। अगर उसमें जीरो डेप्रिसिएशन ऐड किया गया तो 4,300 समथिंग बढ़ गया। कंज्यूमेबल कवर का लगभग 1,042 रुपए बढ़ा हुआ है, और रोड साइड असिस्टेंट का 199 रुपए। तो टोटल सब टोटल देखेंगे तो 19,728 रुपए का प्रीमियम दिख रहा है। और अगर गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस लगा हुआ है तो 348 रुपीज डेबिट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो 19,380 रुपए का टोटल प्रीमियम दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो कमीशन है वो OD प्रीमियम पे आता है, तो 19,380 का आप अप्रॉक्स 15% मान लें कि ये आपका कमीशन होगा अगर ये पॉलिसी बनाई जाती है। तो अगर कस्टमर के द्वारा दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इस तरह की दिखे, जिसमें ऑन डैमेज लेफ्ट साइड और लाइबिलिटी इस तरह से दिखे, तो आप समझिए फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है। और ऊपर वो लिखा भी होगा पैकेज पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। या आपको अगर लेफ्ट साइड के बॉक्सेस ब्लैंक नजर आए और राइट साइड के जो डिटेल्स हैं ये फिल नजर आए, तो आप समझ जाएं कि वो थर्ड पार्टी पॉलिसी है। और सबसे ऊपर उसमें लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी या स्टैंड अलोन पॉलिसी लिखा हुआ दिखेगा, तो आप वो समझ पाएंगे कि ये थर्ड पार्टी पॉलिसी है। तो और थर्ड पार्टी का जो कमीशन है वो 1 से 2% तक मिलता है। तो आशा करता हूं कि अभी तक जो मैंने बताने की कोशिश की वो आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और इतना जानने के बाद अगर किसी कस्टमर से आपने डॉक्यूमेंट मांगा, उनसे आपको RC मिल चुका है, उनकी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल चुकी है, क्लेम स्टेटस भी आपने जान लिया है, उसके बाद जब आपने कोटेशन भी दे दिया है, उसके बाद अगर पॉलिसी बनाने की बात हुई तो फिर कौन सा डिटेल्स आपको कस्टमर से लेने हैं उसके बारे में समझते हैं। डिटेल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लाइंट, पहला है मोबाइल नंबर। पॉलिसी में कस्टमर का मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी अगर डालें तो बहुत अच्छा है। इससे कस्टमर को सारा इंफॉर्मेशन उन्हें रिटर्न में मिलेगा। और इसके साथ जो गाड़ी के मालिक हैं ऑनर, DOB, डेट ऑफ बर्थ चाहिए उनका पैन नंबर भी चाहिए, आज की डेट में उनका आधार नंबर भी चाहिए, और हो सके तो आधार OTP भी पॉलिसी बनाते वक्त लेना पड़े, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट करने के लिए KYC मैंडेटरी कर दिया है। तो कस्टमर से पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी अपने व्हाट्सएप पे या मेल पे मंगवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स लेना है, जिसमें नॉमिनी का नाम लेना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लेना है, और रिलेशनशिप लेना है कि व्हीकल के ऑनर से क्या रिलेशनशिप है नॉमिनी का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं ताकि KYC बनाया जा सके और उनकी पॉलिसी को कंप्लीट किया जा सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी आप
आपका कोई हमारे लिए सजेशन हो तो बिल्कुल हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हैप्पी सेलिंग।